मेरे साथ रहने में मेरे प्यार से ही दिक्कत है ना तुम्हें? तो मैं ही चला जाऊंगा। तुम रहो यहाँ जब तक बिना मेडिसिन के नॉर्मल नहीं हो जाती। एंड आई प्रॉमिस, प्यार तो दूर की बात है, अब ना तो तुम्हारी तरफ देखूंगा, ना ही तुमसे बात करूंगा। गुस्से से बोलते हुए अक्षर कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक छिटका और मुड़कर वापस ट्रॉली के ऊपर एक तीखी नजर डालते हुए बहुत सीरियस आवाज में बोला, मुझसे दूर जाना है ना तुम्हें? तो ये जो मेरे नाम की निशानियां पहनी हुई हैं तुमने, ये मंगलसूत्र, सिंदूर, ये चूड़ियां और बिछुए, इन्हें भी खुद से दूर कर दो। अक्षत ने जैसे ही यह बात कही, रोली एकदम से सकते में आ गई। घबराकर दोनों हाथों से अपना मंगलसूत्र कसकर पकड़ लिया, मानो कोई उसे छीनने वाला हो। कोई कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, ये एक सच्चाई है कि एक हिंदुस्तानी स्त्री अपने सुहाग चिन्हों को पति के जीते जी अपने शरीर से अलग कभी नहीं करती, चाहे उसके और उसके पति के बीच में कितने भी खराब संबंध क्यों ना हो। फिर यहाँ तो रोली अक्षत से बेइंतहा प्यार करती थी और उसकी सलामती के लिए उससे दूर हो रही थी। ऐसे में अक्षत की यह बात उसे अंदर तक झकझोर गई। उसके चेहरे पर तनाव के अनेकों भाव परिलक्षित हो गए, जिन्हें देखते हुए अक्षत के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई, जिसे तुरंत ही उसने छिपा लिया और भावहीन चेहरा करते हुए कमरे से बाहर आ गया। ममता को अक्षत और रोली को लेकर टेंशन हो रही थी, तो वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर ही आ रही थी। अक्षत जल्दी से उतरकर उनके पास आ गया। ममता घबराई हुई सी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अक्षत उनके कंधे पकड़कर हॉल में ले आया और उनको दिलासा देते हुए बोला, डोंट वरी मॉम, कहीं नहीं जाएगी वो, सब ठीक हो जाएगा। आप कोई टेंशन मत लीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए। अच्छा मॉम, कल सुबह ही मैं पेरिस के लिए निकल रहा हूँ। रोली की तबीयत के चलते पिछले कुछ दिनों से टाल रहा था, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा। मुझे उसके लिए कुछ तैयारियां करने ऑफिस जाना है। आप रोली का ध्यान रखिएगा। ममता को तो अक्षत ने दिलासा दे दी थी, पर असलियत में रोली की बात सुनकर वह बहुत टेंशन में और गुस्से में था। इस गुस्से के कारण वह कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए उसने अचानक ही कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाने का डिसीजन ले लिया। पिछले दिनों ही फ्रांस की कंपनी के साथ अग्रवाल इंडस्ट्रीज की बिजनेस डील फाइनल हुई थी, जिसके चलते अक्षत को पेरिस जाना था। वह रोली को अपने साथ पेरिस ले जाना चाह रहा था, पर रोली की तबीयत के कारण उसने जाना डिले कर दिया था। ऑफिस पहुंचकर उसने सबसे पहले ब्रजेश जी से बात करके अगले दिन तड़के मॉर्निंग की पेरिस के लिए फ्लाइट बुक कर दी और खुद को तैयारियों में व्यस्त कर लिया। अंकित को भी कुछ फाइल तैयार करने को दे दी थी। ऑफिस स्टाफ के जाने के बाद भी दोनों भाई काम में लगे हुए थे। डिनर के टाइम पर अक्षत और अंकित को डाइनिंग टेबल पर ना देख रोली चिंतित हो उठी थी, पर ममता को अपसेट वो जानती थी कि इसका कारण वो स्वयं है। देख उसकी अक्षत के बारे में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अंकित के लिए पूछती उससे पहले ही ममता ने मीरा को 2 टिफिन लगाने को कहा। मीरा अक्षत और अंकित के लिए टिफिन लगाकर ड्राइवर को दे दे, दोनों आज देर से आएंगे, डिनर वहीं ऑफिस में ही कर लेंगे। रोली को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। वह खाना सर्व कर रही थी। ममता की बात सुनकर रोली टिफिन लगाने किचन में जाने लगी, तो ममता उसे रोककर बोली, तू खाना खाने बैठ, मीरा टिफिन लगा देगी। रोली आज इस स्थिति में नहीं थी कि वो ममता से कुछ कह पाए, इसलिए चुपचाप खाने बैठ गई। बुझे मन से जैसे तैसे डिनर कर लिया। रात को 1 बजे के लगभग अक्षत और अंकित घर लौटे। 5 बजे की फ्लाइट थी। अक्षत सीधे अपने रूम में गया। रोली अभी तक जागी रही थी। उसको तो वैसे भी नींद ना आने की समस्या हो गई थी। आज तो नींद टेंशन से गायब हो चुकी थी। स्लीपिंग पिल्स भी खत्म हो चुकी थी जो वो ले पाती। अक्षत ने रूम में आकर एक ट्रॉली बैग में अपने कपड़े और ज़रूरत का सामान पैक किया। इस बीच उसने रोली पर एक नज़र भी नहीं डाली। रोली उसका गुस्सा समझ रही थी। उसने ढेर सारी हिम्मत जुटाते हुए पूछा, यह बैग क्यों पैक किया है? कहाँ जा रहे हैं आप? अक्षत उसकी बात का बिना जवाब दिए उसे अनदेखा कर, जैसे कि वो कमरे में एग्जिस्ट ही ना करती हो, अपना ट्रॉली बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गया। रोली उसके पीछे आई, लेकिन अक्षत ने बिना मुड़कर उसकी ओर देखे हाथ पीछे कर इशारे से आने को मना कर दिया। रोली ने उसका गुस्सा समझते हुए अपने कदम वापस ले लिए। बोझिल कदमों से वह बेड पर आकर बैठ गई और दोनों हाथों को चेहरे पर रख जोर से फपक पड़ी। अंकित अक्षत को एयरपोर्ट छोड़ने आया था। छोड़कर लौटने लगा तो अक्षत ने उसे स्लीपिंग पिल्स का पैकेट देकर कहा, जब तक मैं ना आऊँ रोज रात को डिनर के बाद एक टेबलेट रोली को याद से दे देना। यह पैकेट उसके हाथ में मत देना, वो बहुत केयरलेस है। अंकित ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहुत प्यार करते हैं भाभी से? अक्षत ने बिना कुछ बोले होंठ भींचते हुए
हाँ में सिर हिलाया। तो इस ट्रिप पर उनको साथ ले जाते, काम के साथ साथ आप दोनों का घूमना भी हो जाता, उनका भी चेंज हो जाता। सोचा तो यही था, बट गहरी सांस छोड़ते हुए आगे कुछ न कहकर अक्षत ने अंकित के कंधे थपथपाकर कहा, चल तू वापस जा, बहुत देर हो गई है। अक्षत ने पेरिस की फ्लाइट पकड़ ली थी। वह घर से लगभग 2 बजे के आसपास निकला था। उसके जाने के बाद रोली ने जैसे तैसे खुद को संभाला। इतनी रात को वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि वह कहाँ गया है। अब वो पूरी तरह इस गिल्ट में थी कि अक्षत उसके कारण घर से चला गया है। उसने अक्षत को फ़ोन भी किया, पर अक्षत ने काट दिया। फिर उसने उसे मैसेज किया, प्लीज़ घर आ जाइए, कहाँ हैं आप? मेरी वजह से खुद को सबसे दूर मत कीजिए। अक्षत ने नोटिफिकेशन में उसका मैसेज पढ़ लिया था, लेकिन व्हाट्सएप खोलकर उसका जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर तक रोली इंतजार करती रही, फिर बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। पर नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। वो उठकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। कांपती उंगलियां मंगलसूत्र पर आकर ठहर गईं। नजरें पहले अपनी मांग में लगे सिंदूर पर, फिर चूड़ियों पर जाकर रुकी और अनायास ही धुंधला गईं। आंखों में आंसुओं ने डेरा जमा लिया। पुरानी यादें सामने से तैर गईं। कैसे अक्सर शुरू में उसकी चूड़ियों की आवाज़ से चिढ़ उठता था, पर धीरे धीरे उसे इनकी आदत हो गई। जिन लम्हों में उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा, वो लम्हे फिर से ताज़ा हो गए। लेकिन फिर अचानक ही उसके सब रोली के कानों में गूंज गए। मुझसे दूर जाना है ना तुम्हें, तो ये जो मेरे नाम की निशानियां पहनी हुई हैं तुमने, ये मंगलसूत्र, सिंदूर, ये चूड़ियां, बिछुए, इन्हें भी खुद से दूर कर दो। नहीं अक्षय जी, कैसे मैं ये सब खुद से दूर कर दूं? मैं सुहागिन हूँ, आपसे दूर भले ही हो जाऊं, पर जीते जी तो इन सुहाग की निशानियों को खुद से दूर नहीं करूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। मंगलसूत्र कसकर पकड़े गर्दन नामे हिलाते हुए मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। एक बार फिर अक्षत को फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वह दीवानी सी बार बार फोन लगाती रही, पर वह स्विच ऑफ ही जा रहा था। दिल्ली से पेरिस की लगभग 10 घंटे की फ्लाइट थी। तब तक तो मोबाइल स्विच ऑफ ही रहना था। वह बेचैन हो उठी थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त ब्रजेश जी और अंकित की बातों से उसकी बेचैनी को राहत मिली। जब उसे पता चल गया था कि अक्षत पेरिस गया है। अगले 5 दिन रोली ने कई बार अक्षत को फ़ोन करके बात करनी चाहिए, पर वह तो बुरी तरह नाराज़ था। उसने एक बार भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की। डिनर के टाइम पर बस उसे वीडियो कॉल लगा लेता तो वह बाकी सबसे तो बात कर लेता, पर रोली के स्क्रीन पर आते ही कॉल कट कर देता। हालांकि वह ममता को अलग से फ़ोन करके रोली के हालचाल ले लेता था। ममता की समझ में सब आ रहा था। उसने रोली को समझाया भी, पर रोली अपने डर और वहम से बाहर नहीं आ पा रही थी। शेखर और रितिका की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। रोली का दिन तो रितिका की शादी की शॉपिंग में निकल जाता, पर रात को अपने कमरे में जाते ही वह अक्षत से बात करने के लिए बेचैन हो उठती। वह अक्षत को समझाना चाह रही थी कि क्यों वह उससे दूर जाना चाहती है। अंकित उसकी मेडिसिन का पूरा ध्यान रख रहा था, जिसके प्रभाव से वह रात को तो सो लेती थी, पर अपनी बेचैनी से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। अक्षत से बात करने की, उसकी एक झलक देखने की तड़प तो उसके दिल को घेरे थी। अक्षत भी उससे नाराज जरूर था, पर यही तड़प उसके दिल में भी थी। लेकिन फिलहाल तो उसकी नाराजगी इस पर हावी हो रही थी। इन 5 दिनों में जब अक्षत से उसकी बात नहीं हो पाई, तब रोली ने उसको मैसेज लिखकर भेजा कि शायद ये पढ़कर वो बात कर ले। नहीं झेल पा रही हूँ आपकी नाराज़गी। जानती हूँ आपकी नाराज़गी अपनी जगह सही है, पर एक बार मेरी बात भी तो सुन लीजिए। आपसे दूर जाना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन यूँ नाराज़ मत रहिए प्लीज़। मुझसे बात तो करिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। अक्षत नोटिफिकेशन में ही उसका मैसेज पढ़कर बुदबुदाया, तुम मुझे क्या समझाओगी जब तुम्हें ही ये समझ नहीं आ रहा कि एक दूसरे से दूर होकर ना तो मैं खुशी से जी पाऊंगा, ना ही तुम। बल्कि अब तक तुम्हें इतना तो जान गया हूँ कि मेरे बिना तो मर ही जाओगी तुम। यह सब वह मन ही मन बुदबुदा कर रह गया। मैसेज के जवाब में नहीं लिखा। अब भी अक्षत का कोई जवाब नहीं आया तो रोली निराश हो गई। अगले दिन शेखर और रितिका की शादी के लिए सबको ऋषिकेश के लिए निकलना था। अक्षत उसी दिन पेरिस से लौटने वाला था। सबके कपड़ों की पैकिंग करवाने के बाद रोली ने अक्षत के कपड़े भी पैक कर लिए जो उसे शादी में पहनने थे। ममता ने रोली से कहा, हम लोग सुबह जल्दी ही निकल लेंगे ताकि दोपहर तक ऋषिकेश पहुंचकर शादी की रस्में शुरू होने से पहले थोड़ा आराम भी कर लूं। तू जल्दी उठकर बंस और रनीस को भी जल्दी जगाकर तैयार करवा लेना, वरना अपने आप से तो ये दोनों दोपहर कर लेंगे।
वैसे तो दोनों अक्षत के साथ भी आ सकते हैं, वो 11 बजे तक घर पहुंचेगा, लेकिन अनीस और बंस को हैंडल करना उसके बस का नहीं है। तो कोई बात नहीं माँ, मैं भी रुक जाती हूँ। मैं अक्षत जी के साथ ही आ जाऊंगी। आप लोग सुबह निकल जाना, हम चारों दोपहर में आ जाएंगे। रोली तो अक्षत के लिए रुकना ही चाह रही थी। ममता की भी इच्छा यही थी, वो दोनों साथ में आए। दोनों मिलकर बात करेंगे तो शायद रोली अक्षत से दूर जाने की बात दिल से निकाल दे। लेकिन वो अपने बेटे के गुस्से से भी वाकिफ थी, जो कि रोली की बात सुनकर सुलगा हुआ था। ममता जानती थी कि अक्षत ने उस दिन से रोली से बिल्कुल बात नहीं की है। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से की वजह से वह रोली को शादी में ही ना लेकर आए। इसके लिए उसने बंस और अनीस को उन दोनों के साथ आने को छोड़ दिया, ताकि उनके सामने अक्षत अपने गुस्से को काबू में रख सके। अगली सुबह 5:30 बजे के आसपास ब्रजेश जी, सावित्री देवी, ममता और अंकित ऋषिकेश जाने के लिए निकल गए थे। आज शेखर और रितिका की हल्दी और मेहंदी की रस्में होनी थी। शर्मा जी और रोशन जी ने ब्रजेश जी से उन रस्मों से पहले पहुंचने के लिए विशेष आग्रह किया था। अक्षत की फ्लाइट समय से लैंड हो गई थी और वह 11 बजे के पहले ही अग्रवाल विला पहुंच गया था। रोली, अनीस और बंस भी तैयार हो चुके थे और हॉल में बैठे अक्षत की राह ही देख रहे थे। अक्षत ने सरसरी निगाह अनीस और बंस पर डाली, फिर रोली को अनदेखा करते हुए अपने कमरे की ओर चल दिया। रोली भी उसके पीछे पीछे आ पहुंची। अक्षत को रोली के कदमों की आहट सुनाई दे गई थी। उसने फुर्ती से कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा तेजी से रोली के मुंह पर बंद कर दिया। रोली हतप्रसी देखती रह गई। तभी रोली के मोबाइल में मैसेज आया, मैं नहीं चाहता कि जब मैं शॉवर लेकर आऊं तो कोई अजनबी लड़की कमरे में मौजूद हो। मैसेज पढ़कर रोली के दिल में कुछ चटका और वो अपना सा मुंह लेकर नीचे आ गई। अक्षत के रेडी होकर आने के बाद उसने नाश्ता किया और वो लोग भी ऋषिकेश के लिए निकल गए। इस बीच अक्षत ने रोली को पूरी तरह इग्नोर किया था। शमशेर कार ड्राइव कर रहा था। अक्षत पैसेंजर सीट पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था। रोली अनीस और बंस के साथ पीछे बैठी थी। वो दिल्ली से निकले भी नहीं थे कि रोली के मोबाइल पर रितिका की कॉल आई। कहाँ हो तुम लोग? रोली ने जवाब दिया, बस दिल्ली से निकल ही रहे हैं। रोली का जवाब सुनते ही रितिका एकदम से उस पर गर्म हो गई। क्या मतलब है? तू तो सुबह ही निकलने वाली थी, फिर क्यों नहीं निकली? इसका मतलब हल्दी के टाइम तक नहीं पहुंच पाएगी तो? रितिका उसे सफाई देने की कोशिश करते हुए बोली, देख, रात को ही सब डिसाइड हुआ। माँ, पापा, दादी और अंकित हल्दी से पहले पहुंच जाएंगे। अक्षत जी पेरिस से आने वाले थे, इसलिए मैं रुक गई। मतलब अब जीजू ही सब कुछ हो गए तेरे लिए? मेरी अब कोई वैल्यू ही नहीं तेरी लाइफ में। अरे कम से कम मेरे इस स्पेशल टाइम में तो मेरे पास रहना था तुझे। रोली ने उसे मनाते हुए कहा, प्लीज गुस्सा मत हो, मैं मेहंदी से पहले पहुंच जाऊंगी। रितिका उसकी बात काटते हुए बोली, रहने दे, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। तू जीजू को फ़ोन दे। रोली ने फ्रंट सीट पर बैठे अक्षत को, जो कि लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, रोली की बातें भी सुन रहा था, रितिका के कहने पर फ़ोन पकड़ा दिया। हेलो, क्या जीजू? 5-6 घंटे का भी सब्र नहीं हुआ आपको? रोली भागी थोड़ी जा रही थी, ऋषिकेश आकर मिल ही लेते। देखो रितिका, मुझे तुम्हारी सहेली के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी जो मर्जी है वही कर रही है वो। मेरा उस पर कोई बस नहीं है। अक्षत ने नाराजगी से रोली पर तंज कसा। अपने लिए सॉरी बोल सकता हूँ। मुझे ज़रूरी काम था पेरिस में, इसके लिए मेरी शेखर से पहले ही बात हो गई थी। तुम लोग हल्दी एंजॉय करो यार, शाम से पहले हम पहुँच जाएंगे। मेहंदी पर मिलते हैं। ओके देन बॉय। अक्षत ने फ़ोन कट कर दिया था। उसके तंज ने एक बार फिर रोली के दिल में कुछ चटका दिया था। शमशेर के कारण वह अक्षत से बात भी नहीं कर पा रही थी। शाम तक वो लोग ऋषिकेश पहुंच गए थे। रोशन जी और शर्मा जी ने बैकुंठ आश्रम से थोड़ी दूरी पर बने 4 रिसॉर्ट में सभी लोगों के रुकने का इंतजाम किया था। 2 रिसॉर्ट में लड़की वाले रुके थे, 2 में लड़के वाले। जिस रिसॉर्ट में शर्मा जी रुके थे, उसी के हॉल में मेहंदी का आयोजन था। मेहंदी के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्ष के लोग वहीं एकत्रित हो रहे थे। वहां पहुंचकर रोली सबसे पहले रितिका को मनाने उसके कमरे में गई। रितिका की नाराजगी भी जरा देर की थी। वो रोली को देख कर ही उड़न छू हो गई थी। रोली ने जल्दी से मेहंदी के लिए उसको तैयार किया, फिर खुद भी तैयार हुई। भाभी, आपको सब हॉल में बुला रहे हैं। इतने में सुहानी उन्हें बुलाने आ गई थी। हरे रंग का लहंगा चोली, गोल्डन दुपट्टा, हरे मोतियों का सेट, हरे मोतियों के कंगन पहने हुए हल्के से मेकअप में रितिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जैसे ही हॉल में आई,
सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। हमारे बिंदास बॉय मिस्टर मिश्रा का तो दिल डॉक्टर साहिबा को देखकर तेज रफ्तार से धड़कने लगा। धानी लहंगा, गोल्डन चोली और धानी दुपट्टे में सजी रोली भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने कलाई भर भर कर धानी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, धानी बारीक मोतियों के झुमके पहने हुए थे। मेकअप के नाम पर होठों पर पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल और मांग में सिंदूर था। शेखर के बाजू में बैठे हमारे एरोगेट अग्रवाल का दिल मचल उठा था रोली को नजर भर देखने के लिए, मगर दिल पर गुस्सा भारी पड़ गया और उन्होंने एक नज़र रितिका पर डालकर फिर अपनी नज़रें मोबाइल में गड़ा दी। रोली ने रितिका को हॉल के सेंटर में पड़े दीवान पर बिठा दिया। अनुपमा ने रितिका के हाथों में शगुन की मेहंदी का टीका लगाकर चांदी के सिक्के से उसकी न्योछावर कर मेहंदी वाली को दे दिया। मेहंदी वाली अब रितिका के हाथ पैरों पर मेहंदी रचाने बैठ गई। बुजुर्ग रिश्तेदार महिलाएं बन्नी गाने लगीं। रोली के भी दोनों हाथ में मेहंदी लग गई थी। उसने अंकित को इशारा किया और डांस करने खड़ी हो गई। अंकित ने गाना चलवा दिया। रोली अब रितिका के पास आकर उसे साथ में खड़ा करके शेखर की ओर इशारा करते हुए डांस करने लगी। अक्षत ने रोली से कह तो दिया था कि तुम्हें देखूंगा नहीं, पर यहाँ अब वो दिल के आगे हार गया और उसे देखने का लोभ संवरण न कर पाया और रोली से नजरें बचाते हुए उसको डांस करते देखने लगा। रोली डांस करते हुए शेखर के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर रितिका के पास लाकर खड़ा कर दिया। डांस करते हुए रोली ने अपने दोनों हाथ जैसे ही सामने करे, अक्षत की नज़र उसके हाथों की मेहंदी पर आ रुकी। अक्षत की नज़र जैसे ही रोली के हाथों की मेहंदी पर गई तो उसमें उसने अपना नाम लिखा देखा। वो फिर से ताव में आ गया। सभी लोग डांस में बिजी थे। इसका फायदा उठाकर उसने रोली का हाथ पकड़ा और वो लोग जिस कमरे में रुके थे खींचकर उस कमरे में ले गया। क्यों लिखवाया है मेहंदी में मेरा नाम? वो हल्की आवाज में ही उस पर चिल्लाया। रोली ने उसकी बात का जवाब ना देते हुए अपनी आंखें भींच लीं। लुक एट मी। अक्षत ने रोली का चेहरा ऊपर उठाया। रोली ने आंखें खोलकर डरते हुए उसे देखा। जवाब दो मुझे। मुझसे दूर जाना चाहती हो ना, तो क्यों मेरे नाम का मंगलसूत्र अभी तक पहना है? क्यों यह सिंदूर? क्यों मेरा नाम अपनी मेहंदी में लिखवाया? चलो साफ करो इसे अभी के अभी। कहते हुए वह फिर से रोली का हाथ पकड़कर बाथरूम में ले जाने लगा। तभी ममता ने अंदर आकर रोली का हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। ममता वाशरूम जा रही थी, तभी उस अक्षत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो अंदर आ गई थी और उस पर चिल्ला पड़ी। दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये क्या कर रहा है तू? मजाक समझ लिया है शादी को तुम दोनों ने? मजाक किसने समझा है? जब मुझे छोड़कर जाना ही है तो ये सब ड्रामा क्यों मम? अक्षत रोली की ओर उंगली से इशारा करके बोला। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ मत बोलना अब। ममता गुस्से से पहले अक्षत को फिर रोली को घूरते हुए कहती हैं। वहम और डर के मारे इसकी अकल तो जाने कहाँ घास चरने चली गई है और गुस्से के मारे तेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गए हैं। तुम दोनों के बीच ये जो कुछ भी चल रहा है ना, हम तीनों के अलावा यहाँ किसी को रत्ती भर भी भनक नहीं लगनी चाहिए। तेरे पापा तक को नहीं। मैं वार्न कर रही हूँ अक्षत, अच्छा नहीं होगा। ममता की फटकार सुनकर अक्षत ने एक जलती हुई नज़र रोली पर डाली और गहरी सांस छोड़ते हुए चुपचाप बाहर निकल गया। ममता ने अब रोली की तरफ निगाहें केंद्रित की। रोली भी उसका गुस्सा देखते हुए सिर झुकाकर धीरे से बाहर चली गई। हॉल में अभी सुहानी का डांस खत्म हुआ था और उसने रितिका को डांस करने के लिए खड़ा कर दिया था। आलिया भट्ट की फिल्म राजी का गाना चुना था रितिका ने डांस के लिए। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था, दहलीज ऊंची है पार करा दे। रितिका शर्मा जी की तरफ देखते हुए इमोशनल होकर डांस कर रही थी। रितिका इससे ज़्यादा डांस नहीं कर पाई। अपनी वहाँ आंखों के आगे रखकर सिसक उठी। सिसकते हुए नजर उठाकर शर्मा जी की तरफ देखा और दौड़कर उनके सीने में मुंह छिपाकर रो पड़ी। नहीं बेटा, रोते नहीं है। एक बाह में उसे समेटकर दूसरा हाथ उसके सिर पर फिराते हुए रितिका को न रोने के लिए कहते शर्मा जी खुद भी रो पड़े। अब तक तेज कदमों से लगभग दौड़ती बरखा जी भी उनके पास आ गई। उसने रितिका के कंधे पर हाथ रखा। रितिका शर्मा जी को छोड़कर बरखा से लिपट कर रोने लगी। मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना मम्मा। बरखा भी रो पड़ी थी। लाडो, रितिका को चुप कराने की कोशिश की बरखा ने, पर सब मुंह में ही रह गए थे। उन तीनों को ऐसे देख सब उनके पास आकर उन्हें चुप कराने लगे। ये लम्हा इतना इमोशनल हो गया था कि वहां मौजूद अधिकतर लोगों की आंखें नम हो गईं। रोशन जी ने भी इमोशनल होकर अपनी लाडली सुहानी को अपनी बाहों में समेट लिया। रितिका को इस तरह रोते देखकर शेखर का दिल तड़प उठा। उसने एक वेटर को पानी लाने का इशारा किया, फिर शर्मा जी के पास चला गया
और पानी का गिलास उन्हें थमाकर बोला, पापा आपका बेटा भी है इधर, लीजिए पहले पानी पी लीजिए, फिर आप तीनों मुझे भी अपने इस इमोशनल मूवमेंट में शामिल कर लीजिएगा। शेखर के कहने पर शर्मा जी ने पानी पिया, फिर अपने आंसू पोंछकर खुद को कंट्रोल किया। इतने में रोशन जी भी उनके पास आ गए। शर्मा जी उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, मेरी बच्ची का ध्यान रखिएगा मिश्रा साहब, आज तक कभी उसे खुद से दूर नहीं किया, न जाने कैसे खुद को संभालेगी। शर्मा जी, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, आपके दिल की हालत समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, वादा करता हूँ आपसे कि उसे बिल्कुल सुहानी की तरह रखूंगा। रोशन जी शर्मा जी को तसल्ली देते हुए बोले। इस बीच शेखर की नज़र सिसकती हुई रितिका पर बनी हुई थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। शेखर धीमी आवाज में बात करते हुए वहां से हट गया। कुछ मिनटों में माइक पर शेखर की आवाज गूंज उठी। हेलो माय नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। रितिका सहित सभी चौंक कर उसे देखने लगे। शेखर ने रितिका की भीगी हुई आंखों में झांका और बोल उठा, तेरी आंखों के आंसू का सबब बन जाऊं, ये गवारा नहीं मुझको। बन के मुस्कान मुझे तेरे होठों पर सजना है, चांद तारे तोड़ के तेरे कदमों में रख दूंगा, ये बाधा नहीं कर सकता। बिछाकर फूल तेरी राहों में, दामन को तेरे खुशियों से भरना है। रितिका नजरें झुकाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करने ही लगी थी कि शेखर कशिश भरी आवाज में बोला, यूं नजरें मत फेरिए डॉक्टर साहिबा, जरा सा मुस्कुरा दीजिए। शेखर ने रितिका के होठों के नीचे उंगली और अंगूठे से इशारे में भी मुस्कुराने की गुजारिश की। और अगर आपकी इजाज़त हो तो किसी के लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है, उसे सामने ले आऊं? शेखर ने रितिका की आंखों में देखकर इजाज़त मांगी। रितिका क्या ही करती, सबकी नज़रें उस पर ही थीं। ये देख वह रोना भूलकर सक पकाते हुए वह मुश्किल हल्के से मुस्कुरा दी और गर्दन हिलाकर हामी भरी। यस, अंदर आ जाइए, शेखर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। एक लड़की चुनरी से अपना चेहरा छुपाकर हॉल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। अचानक म्यूजिक शुरू हो गया। उस लड़की ने चेहरा ढके हुए ही थिरकना शुरू कर दिया। देव नेगी और सीपी जा का गाया गाना सबकी बारातें आई चलने लगा। वह लड़की डांस करते हुए सामने खड़े अक्षत, अंकित और विकास के पास तक आ गई। उस लड़की ने स्टेप लेते हुए विकास की ओर उंगली से इशारा किया, फिर उसका हाथ पकड़कर आगे खींचकर उसके साथ चलने का स्टेप करती है। विकास झेप कर उस लड़की से हाथ छुड़ाकर पीछे हट गया। वो लड़की भी अब हॉल के बीचों बीच आकर डांस करने लगी। डांस करते करते उस लड़की ने अब अपने चेहरे से चुनरी हटा दी। उसका चेहरा देखते ही विकास एकदम से चौंक गया। उसके साथ साथ कुछ लोगों के चेहरे पर भी आश्चर्य मिश्रित हर्ष के भाव आ गए। विकास ने शेखर को देखा, जो अक्षत के मामा मामी विकास के होने वाले सास ससुर को लेकर आ रहा था। शेखर ने विकास को देखकर आई विंक कर दी। विकास भी अब चारू के पास आकर पूरे जोश से डांस करने लगा। शेखर के सरप्राइज से विकास खुशी से झूम ही उठा था। अक्षत और रोली भी अपनी अपनी टेंशन परे रखकर इस सरप्राइज से आनंदित हो रहे थे। चारू ने जिंदल साहब और कामनी के पैर छुए। मामा जी और मामी जी ने भी सबको विश किया। चारू सबसे मिलने के बाद रितिका और रोली के गले लग गई। बातों बातों में रोली उसकी शादी के लिए की गई तैयारियों के लिए पूछने लगी, तुम्हारी तैयारियां पूरी हो गई चारू? हाँ भाभी, लगभग हो गई हैं, बस फाइनल टच देना है। आपके आने के बाद आप शेखर भैया और रितिका भाभी की शादी के बाद हमारे साथ सीधे आगरा ही चलिए। रोली कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां पास खड़े अक्षत की आवाज आई, नहीं ये कहीं नहीं जाएगी। जैसे अक्षत ने अजीब से टोन में यह कहा, पास में खड़े शेखर विकास संकित उसे चौंक कर देखने लगे। रोली भी उसकी बात सुनकर सक पका गई। ममता भी बड़े लोगों में वहीं पास ही बैठी थी। अक्षत की बात उसके कान में पड़ गई थी। उसने तीखी नजर से अक्षत की ओर देखा। अक्षत की नज़र भी उसी पल ममता से टकराई और तुरंत ही उसने बात संभालते हुए कहा, नहीं ये अभी नहीं जाएंगी, ये मेरे साथ जाएंगी। कहने के साथ ही वो वहां से हट गया। शेखर और विकास ने भौं उठाकर नामे गर्दन हिलाते हुए एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुरा दिए। अलग ही लेवल का एटीट्यूड है भाई इस महान इंसान का। अगर पहले भेज देगा भाभी को तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? चारू की ओर देखकर, मैं बात करता हूँ, हंसकर कहते हुए विकास अक्षत के पीछे चल दिया। अगले दिन सभी को बैंकुट आश्रम जाना था। सुबह में शेखर का यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ होना था। उसके बाद कुछ जलपान के बाद विवाह का कार्यक्रम था। गंगा के किनारे बना हुआ बैकुंठ आश्रम आज फूलों से सजा हुआ था। 11 जोड़ों के विवाह गायत्री विधि से
यहाँ संपन्न होने थे। एक ऊंची जगह पर मंडप बनाया गया था। इसमें 11 विवाह वेदी बनी थी। मंडप के अलावा नीचे की तरफ भी कई हवन कुंड बनाए गए थे, जिनमें दूल्हा दुल्हन के परिजन और रिश्तेदार भी आहुति दे सकें। यज्ञोपवीत के समय दूल्हे अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान करके आ गए थे। सबने पीली धोती धारण कर ली थी। जनार्दन जी के 5-5 शिष्य सभी दूल्हों के पास जनेऊ धारण करवाने बैठ गए थे। सुहानी ने इस समय रोली को वीडियो कॉल पर ले लिया था, जिससे रितिका भी शेखर का जनेऊ संस्कार देख सके। रोली और चारू रितिका को तैयार करने के लिए रिसोर्ट में ही रुकी थी। कॉल पर वहां का दृश्य देखते ही रोली बोल पड़ी, वाह कितना सुंदर लग रहा है सब। शेखर भैया भी कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना चारू? रोली ने मोबाइल की स्क्रीन रितिका से छुपाकर अपनी और चारू की ओर कर ली। रोली ने रितिका को चिढ़ाने की कोशिश की थी, पर रितिका ने बिना चिढ़े भावहीन चेहरे से बोला, तू सोच रही है तू मुझे नहीं दिखाएगी तो मैं चिढ़ जाऊंगी? तो डोंट वरी बेबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रितिका अभी तक अपने भीतर चल रहे कई सारे अंतर्द्वंद में उलझी हुई थी। वो अभी तक यही स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि अपने मम्मी पापा को छोड़कर दूसरे घर में जाए, और शायद इस वजह से शेखर के लिए उसके दिल में फीलिंग्स नहीं आई थी, या फिर आई भी तो वो उन्हें दबा रही थी या फिर उन्हें झुटला रही थी। हमारी हीरोइन भी अपनी सहेली के दिल के हाल को अच्छे से समझ पा रही थी। वो रितिका की बात सुनकर बोली, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तूने अगर इस समय शेखर भैया को देख लिया ना, तो कसम से क्या लग रहे हैं, बिल्कुल एक देव पुरुष के जैसे, बिल्कुल एक राजकुमार के जैसे जिसका राजतिलक होना हो। चारू ने कहा। रोली हामी भरते हुए बोली, हाँ सच में तू देखेगी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सबके बीच में जाकर उनका हाथ पकड़कर बोल पड़ेगी कि छोड़ो ये सब बाकी की रस्में, जल्दी से फेरे लो, फिर हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। रोली ने मोबाइल स्क्रीन रितिका की तरफ कर दी। वास्तव में शेखर इस समय एक देव पुरुष जैसा ही प्रतीत हो रहा था। सुगठित हष्टपुष्ट शरीर पर केवल पीली धोती, माथे पर तिलक, चेहरे पर एक तेज पद्मासन में बैठा हुआ ओजमयी बाड़ी में मंत्रोच्चार करते हुए मां अनुपमा की गोद में फल फूल इत्यादि रख रहा था। शेखर के रोमांटिक बिंदास बॉय से अलग इस रूप को देखकर रितिका उसमें कहीं खोसी गई। रोली ने चारू को हल्के से आंख मारते हुए कहा, अब क्या कहती है? रितिका ने घूर कर रोली को देखा। रोली तुरंत हंसकर बोली, नहीं, मैं कह रही थी कि तेरा उर्दू वाला आशिक शायर आज संस्कृत का प्रकांड पंडित लग रहा है। आश्रम में भी जनार्दन जी आज बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनके पोते का विवाह जो था, बाकी के दूल्हों के लिए उनके शिष्य ही मंत्र पढ़ रहे थे, पर शेखर स्वयं ही पढ़ रहा था। जहाँ आज की पीढ़ी संस्कृत और मंत्रों से कोसों दूर है, वहीं शेखर के मुख से स्पष्ट संस्कृत उच्चारण में लय के साथ मंत्रोच्चार सुनकर जनार्दन जी और रोशन जी खुद को गर्वित महसूस कर रहे थे। यज्ञोपवीत हो चुका था। अब सभी दूल्हे, उनके परिजन और रिश्तेदार जलपान करने के बाद विवाह के लिए तैयार होकर आश्रम में आ गए थे। सभी महिलाओं ने पीली साड़ियाँ और पुरुषों ने पीले कुर्ते और सफ़ेद पैजामे पहन रखे थे। बस दूल्हा दुल्हन अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सारी दुल्हन को एक जैसी पीली किनारी की लाल चुनरी ओढ़ा दी गई थी और सारे दूल्हे पीली किनारी के लाल साफे लगाए थे। मंडप में आने के बाद सबसे पहले दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उसके बाद दूल्हा दुल्हन, उनके माता पिता और भाई बहन मंडप में विवाह वेदी के चारों ओर बैठ गए और बाकी लोगों को हवन के लिए मंडप के नीचे बने हवन कुंडों के चारों ओर जोड़ों में बिठा दिया गया था। दूल्हों की बहनों के द्वारा दूल्हा दुल्हन का गठबंधन करवाया गया। बाकी सभी जोड़ों के गठबंधन जनार्दन जी के शिष्यों ने कर दिए। हवन शुरू हो चुका था। गायत्री मंत्र के गुंजन के साथ साथ सभी जोड़े हवन कुंड में आहुतियां दे रहे थे। जनार्दन जी के सभी कार्यकर्ताओं ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से आयोजित किया था। गंगा के किनारे होने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, पर वातावरण में उमस तो थी, जो मानसून के आने से पहले होती है। उमस के बावजूद भी सभी उत्साह के साथ हवन में आहुतियां दे रहे थे। जिस कुंड के आगे अक्षत और रोली बैठे थे, उधर हवा का रुख अक्षत रोली की तरफ था, जिससे कुंड की लपटें आहुति पड़ते ही उनकी तरफ रुख कर लेती। इस वजह से उन्हें बेहद तपन महसूस हो रही थी। अक्षत की नज़र अपने बराबर बैठी रोली पर गई। रोली का चेहरा कुंड की लपटों की गर्मी से लाल होकर कुंभला उठा था। होंठ सूख रहे थे। बेशक वो उससे नाराज था, बहुत नाराज, पर प्यार भी बेहद करता था। उसको गर्मी से परेशान होते देख वो भी परेशान हो उठा। उसने मोबाइल पर अनीस को पानी की बोतल लाने के लिए
मैसेज लिखा। कुछ ही देर में अनीस पानी की बोतल लेकर आ गया। अक्षत ने बोतल का ढक्कन खोलकर रोली के आगे कर दिया। रोली ने एक नज़र पानी की बोतल को देखा, फिर सकचाते हुए अक्षत की ओर देखकर बोली, अभी नहीं, हवन पूरा होने के बाद पीऊंगी। हवन के बीच में मुंह झूठा नहीं करते। रोली की बात से एक बार फिर से अक्षत को गुस्सा आ गया, पर वो उसे कंट्रोल करके रोली की तरफ झुककर गुस्से से मगर बहुत धीरे से ही बुदबुदाया, शट अप एंड ड्रिंक इट, डोंट चैलेंज माई पेशेंस। हालत देखो अपनी, होश में रहोगी तभी तो हवन पूरा होने तक बैठ पाओगी। अक्षत की सख्त आवाज़ सुनकर रोली ने घबराकर उसके हाथ से बोतल ले ली और एक सांस में आधी बोतल खाली कर दी। रोली के पानी पीने के बाद अक्षत ने गहरी सांस ली और शांत भाव से हवन में आहुति देने लगा। थोड़ी देर में हवन पूरा हो गया। मंडप में पाणी ग्रहण संस्कार शुरू हो चुका था। सभी दुल्हनों के माता पिता ने दूल्हों के पैर धोकर उनका सत्कार किया। तत्पश्चात अर्घ, आचमन और नैवेद्य को निर्धारित मंत्रों के साथ पूर्ण किया गया। सभी कन्याओं के हाथ पर गीली हल्दी लगाकर उनके हाथ पीले करके उन्हें वर के हाथों में सौंपकर कन्यादान की रस्म की गई। कन्यादान के पश्चात सारे वर वधू को विवाह के साथ वचन दिलवाए गए। रितिका और शेखर ने भी सातों वचन ले लिए थे। अब पंडित जी ने कहा, वर वधू भामरों के लिए खड़े हो जाए, पर तभी शेखर की आवाज़ आई, लेकिन मेरे वचन अभी पूरे नहीं हुए हैं। शेखर की आवाज़ सुनकर सभी आश्चर्यचकित होकर उसका मुंह ताकने लगे। रितिका अभी तक निगाहें नीचे झुकाए बैठी थी, हैरानी से नजरें उठाकर उसे देखने लगी। पंडित जी शेखर से बोले, क्या कहना चाहते हो बेटा? आप सातों वचन तो ले चुके हैं। जी, ये वचन मुझे रितिका के मम्मी पापा, जो कि आज से मेरे भी मम्मी पापा हैं, को देने हैं और उनसे लेने भी है। पंडित जी ने सभी विवाह वेदियों के बीच में एक ऊंचे आसन पर बैठे जनार्दन जी और उनके वरिष्ठ शिष्यों की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। जनार्दन जी ने शेखर को देखा और कुछ कहते उससे पहले ही शेखर उनसे बोला, इतना क्या सोच रहे हैं दादाजी, मुझ पर विश्वास रखिए और यह विधि भी करने दीजिए। जनार्दन जी ने असमंजस से भरी नज़र से वरिष्ठ शिष्यों को देखा। उनकी सहमति देखते हुए उन्होंने शेखर को सिर हिलाकर अनुमति दे दी। शेखर ने मुस्कुराते हुए शर्मा जी और बरखा जी की तरफ देखा, जो इस सोच में पड़े थे कि शेखर क्या करना चाह रहा है। फिर रितिका के साइड में बैठे शर्मा जी और बरखा की तरफ हाथ जोड़कर उनसे बोला, मम्मी पापा आप लोग इतना मत सोचिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। थोड़ी सी जो बातें हैं वो मैं हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वचनों के रूप में आपसे कहना चाहता हूँ। शर्मा जी ने शेखर की तरफ झुककर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, बोलिए बेटा जी। शेखर ने कहना शुरू किया, पापा मम्मी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरे जो फर्ज मेरे मम्मा पापा के लिए हैं, वही फर्ज मैं आपके प्रति भी निभाऊंगा। आपने जिस विश्वास के साथ अपनी बेटी का हाथ मुझे सौंपा है, उस विश्वास पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। रितिका मेरे साथ विवाह बंधन में बंधी है, पर वो बंधन सिर्फ और सिर्फ प्रेम का बंधन है। वह पूरी तरह स्वतंत्र होगी कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहती है। आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेरी तरफ से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। विवाह में मौजूद सभी लोग शांति से शेखर की बातें सुन रहे थे। शर्मा जी और बरखा जी की आंखें नम हो गई थीं। रितिका ने नजर झुका रखी थी, जिनमें शेखर की बातें सुनकर आंसुओं ने जगह बना ली थी। जो अंतर्द्वंद उसके भीतर चल रहा था, उसको विराम मिलने लगा था। शेखर का कहा हुआ एक एक शब्द उसके दिल में उतरता जा रहा था और हर एक शब्द के साथ उसके दिल का हर कोना धीरे धीरे से शेखर के प्रति प्रेम में डूबने लगा था। थोड़ा रुककर शेखर ने शर्मा जी और बरखा जी से आगे कहा, अब आपको भी मुझे वचन देना होगा। आप लोग मुझे एक दामाद की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह ट्रीट करेंगे। मेरी किसी भी गलती पर बिना हिचक डांट लगाएंगे। आपको कोई भी परेशानी होगी तो रितिका से पहले आप मुझसे बात करेंगे। शेखर के वचन सुनकर शर्मा जी और बरखा खुद को रोक ना सके और उनके आंसू बह निकले। शेखर ने अपने दोनों हाथों में उन दोनों का हाथ थामकर कहा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि आप दोनों रो पड़ें। आप लोग प्लीज अपने आंसू पोंछ लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी मुझसे लड़ेगी कि अपनी बातों से मेरे मम्मा पापा को रुला दिया। पहले आप मेरी सारी बातें सुन लीजिए, फिर आपकी इच्छा है आप मुझे उन्हें निभाने का वचन देते हैं या नहीं। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं मम्मी, हर वीकेंड पर मुझे आपके हाथ का बना हुआ खाना खाना है। वीकेंड ही क्यों, बीच में भी कभी कभी मेरा मन होगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। आपको अपने बेटे की खाने की फरमाइश पूरी करनी होगी। शेखर की आवाज़ सुनकर शर्मा जी और बरखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शर्मा जी तो शेखर के आगे निस्तब्ध हो गए थे।
बरखाई आंसू पोंछते हुए रुंधे गले से बोली, हम वचन देते हैं बेटा, जो तुम कह रहे हो उसको दिल से निभाएंगे, और जब भी जो भी हमारे बेटे का खाने का मन होगा मैं बनाकर खिलाऊंगी। रितिका जिन फीलिंग से दूर भाग रही थी उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया था। शेखर ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी कि वह उनसे बाहर निकल सके। वह पूरी तरह शेखर के प्रेम में डूब चुकी थी। इस बार उसकी आंखें अपने मम्मी पापा से दूर होने के दुख में नहीं, शेखर के प्रति प्रेम से सराबोर होकर बरस उठी। आश्रमवासी और विवाह में सम्मिलित होने वाले सभी लोग शेखर को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। वैकुंठ आश्रम के सभी लोग जनार्दन जी की बहुत इज्जत करते थे। आज उनके पोते ने उनका मान और भी ज्यादा बढ़ा दिया। पंडित जी विधि आगे बढ़ाइए, शेखर ने पंडित जी से कहा, तो पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, जीते रहिए बेटा। फिर उन्होंने सभी जोड़ों को निर्देश दिया, सभी वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शेखर ने कनखियों से रितिका के बहते हुए आंसू देखे। उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और फुर्ती और नजाकत से उन्हें पोंछकर जल्दी से खड़ा हो गया और थोड़ा झुकते हुए अपना हाथ रितिका के सामने फैला दिया। रितिका ने बिना किसी संशय के पूरे दिल के साथ अपनी मेहंदी और हल्दी लगी हथेली उसके हाथ में थमा दी। 7 फेरों, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि रस्मों के साथ में विवाह संपन्न हो चुका था। अब सारे वर वधू अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे और इसके साथ ही सब लोगों को आश्रम के एक तरफ बने हुए पंडाल में भोजन के लिए आमंत्रित किया जा चुका था। भोजन के बाद ही विदाई का कार्यक्रम था। 11 दुल्हनों की विदाई होनी थी। दुल्हनों के माता पिता को अपनी बेटियों के हाथ उनके जीवन साथी के हाथ में सौंपकर आश्रम से अब खाली हाथ घर वापस लौटना था। इस समय आश्रम का माहौल अत्यंत भावुक हो गया था। बेटियों को उनके माता पिता से बिछड़ने पर रोते देख हर आंख नम हो उठी थी। विदाई के बाद सभी अपनी अपनी जगह के लिए लौट लिए थे, पर मिश्रा परिवार और उनके कुछ नज़दीकी लोग आज रिसोर्ट में ही रुकने वाले थे, क्योंकि अगले दिन शेखर और रितिका को उनकी कुलदेवी के दर्शन करके आशीर्वाद लेना था। कुलदेवी का मंदिर ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। अनुपमा ने रितिका और शेखर को थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए एक कमरे में भेज दिया। फिर अनुपमा और रोशन जी सभी मेहमानों को विदा करने लग गए। रितिका और शेखर भी जल्दी से फ्रेश होकर सबको सी ऑफ करने आ गए। विजय जी भी रोशन जी से इजाज़त लेकर परिवार सहित दिल्ली के लिए निकल चुके थे। अक्षत और रोली को शेखर और अनुपमा ने रोक लिया था। सभी मेहमानों के निकलते निकलते लगभग 8 बज चुके थे। अब रिसोर्ट में शेखर का परिवार, उसके बुआ फूफा जी, मौसेरा भाई नैतिक, उसकी पत्नी रुचि, अक्षत, रोली और विकास रुके हुए थे। लंच लेट हुआ था तो किसी की डिनर करने की इच्छा नहीं थी। फिर भी अनुपमा ने थोड़ा बहुत खाने के लिए सबको कहा तो सब हल्का फुल्का खाने को तैयार हो गए। डिनर के बाद दिन भर के थके रोशन जी और फूफा जी अपने कमरों में सोने चले गए थे। बाकी सभी लोग हॉल में आकर सुस्ताने को बैठ गए और वैकुंठ आश्रम के आयोजन और इंतजामों की चर्चा करने लगे। रितिका और शेखर भी सभी के साथ ही बैठे थे। शेखर ने देखा रितिका कुछ थकी हुई सी लग रही है और वह रितिका का हाथ पकड़कर उठते हुए बोला, चलो रितु, तुम थक गई हो, रूम में चलकर रेस्ट कर लेते हैं। अरे अरे, कहाँ ले जा रहा है इसे? आज ये तेरे साथ नहीं सोएगी, अनुपमा शेखर को घूर कर बोली। शेखर ने भी आंखें छोटी करते हुए प्रश्नवाचक निगाहों से अनुपमा को देखते हुए कहा, क्यों मम्मा, मेरी शादी हो चुकी है इससे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहिबा तो बिंदास बॉय की हरकत और बेशर्मी के कारण शर्म से पानी पानी हो गईं और उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश में लग गईं। रितिका के हाथ छुड़ाने की कोशिश देखकर शेखर बोला, तुम ज्यादा सोचो मत रितु। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मम्मा के अंदर कभी कभी ललिता पवार की आत्मा आ जाती है। अब देख लो, कोई ललिता पवारी शादी के बाद अपने बेटे बहू को एक दूसरे से दूर कर सकती है। अनुपमा शेखर से रितिका का हाथ छुड़ाते हुए गुस्साई, चुप कर, कुछ भी बोलता है। शेखर की बुआ बोली, कुल देवी की पूजा होने तक दूल्हा दुल्हन को अलग ही रहना पड़ता है लल्ला। तो बुआ, फिर कुल देवी की पूजा के लिए कल का दिन क्यों रखा? आज भी तो जा सकते थे। विदाई होने के बाद कितना समय था हमारे पास? शेखर ने बहस करते हुए कहा। हे भगवान, यह लड़का भी ना, अनुपमा अपने माथे पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाई। रुचि हंसते हुए बोली, शेखर भैया, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। ऐसी भी क्या बेताबी? हाँ हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। नैतिक ने चुस्की लेते हुए विकास और अक्षत की तरफ देख आंख मारी। शेखर के इस बिंदास एटीट्यूड को देख
और बाकी सबकी बातें सुनकर रितिका का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। न बधू थी आखिर वो, उसे तो लग रहा था कि वहां से कहीं भाग जाए। अनुपमा ने उसकी हालत देखकर सुहानी से कहा, सुहानी तू रितिका को अपने कमरे में ले जा। बुआ ने भी शेखर से कहा, तू जा अपने फूफा जी के पास जाकर सो। बुआ का इतना कहना था कि विकास, अक्षत और नैतिक जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। बाकी सबकी भी हंसी छूट गई। शर्माती हुई रितिका भी अब खुद को न रोक पाई और उसके चेहरे पर भी हल्की सी हंसी आ गई, जिसे दबाने की उसने भरकस कोशिश की, पर वो चेहरे पर दिख ही गई। शेखर ने उन सबको देखते हुए मुंह बिगाड़ा और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बुआ से बोला, बुआ यार, कुछ तो मेरी इज्जत की परवाह कर लो। रितिका की ओर देखकर, अब मेरी शादी हो गई है, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो फूफा जी के पास जाकर सो जाऊं। अनुपमा उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराई, फिर विकास की ओर देखकर बोली, अच्छा तू विकास के साथ सो जा। अनुपमा की बात सुनकर विकास उछल पड़ा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी आंटी, मुझे इसके साथ नहीं सोना। रात भर भाभी के विरह में जाकर देवदास बनकर ड्रामा करने वाला है ये। आप तो अच्छी तरह जानती हैं इस नौटंकी को, ना खुद सोएगा ना मुझे सोने देगा। फूफा जी या फिर अंकल के पास ही सुला दो इसे, उनके पास लिमिट में रहेगा। विकास की बात सुनकर सभी हंस पड़े। शेखर विकास को घूंसा बनाकर दिखाते हुए बड़बड़ाया, कमीने साले, देख लूंगा तुझे। तभी अक्षत बोला, आंटी मैं इसके साथ सो जाऊंगा। ठीक है बेटा, पर रोली? अनुपमा असमंजस में पड़ गई। आंटी रोली रितिका और सुहानी के साथ सो जाएगी, अक्षत ने समाधान दे दिया था। सभी सोने चले गए। रात भर के थके थे तो लेटते ही सब निद्रा देवी की गोद में चले गए, सिवाय रोली के। 2 दिन से उसने अपनी स्लीपिंग पिल्स नहीं ली थी। अक्षत ने फ्रांस जाने से पहले अंकित को देने के लिए बोला था। शादी की व्यस्तता में अंकित को एक दिन पहले याद नहीं रहा, आज तो फिर वो दिल्ली ही चला गया। अक्षत के भी दिमाग से ये बात स्लिप हो गई थी। स्लीपिंग पिल न लेने के कारण रात भर रोली ठीक से सो नहीं पाई। झपकी लगती पर कुछ ही देर में उचट जाती। दिमाग में तमाम विचार शोर मचाए पड़े थे। यूं लेटे हुए उसे बेचैनी होने लगी थी। रात बीतने के साथ सुबह के पहले पहर में वह उठकर कमरे से बाहर निकल गई। अभी कोई जागा नहीं था। रोली के कदम रिसॉर्ट से बाहर को बढ़ गए। रिसॉर्ट गंगा के किनारे बना था। कुछ कदम चलने के बाद एक छोटा सा घाट बना हुआ था, जो कि रिसॉर्ट वालों द्वारा ही बनाया गया था। विचारों की श्रृंखला लिए रोली घाट पर बनी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई और एकटक गंगा की तेज गति से बहती लहरों को देखने लगी। अचानक बबूत लगाए हुए एक जटाधारी महात्मा उनके समक्ष आ खड़े हुए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोली ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। महात्मा का हुलिया और भावभंगिमा देखकर उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट आई, पर फिर वो तुरंत ही महात्मा को इग्नोर करते हुए सीढ़ियों पर दूसरी साइड खिसक गई और फिर से लहरों की गति देखने लगी। महात्मा ने एक गहरी नज़र से रोली को देखा, फिर अपनी आंखें बंद की। 2 पल में आंखें खोलकर 2 कदम रोली की तरफ बढ़ा दिए और उन्होंने भी गंगा की लहरों पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर दी। उधर देखते हुए ही वो कहने लगे, जीवन भी ऐसे ही एक नदी की तरह बहता है, न इसे रोका जा सकता है, न इसमें पीछे वापस लौट सकते हैं। फिर एक नज़र रोली पर डाली और प्रश्न किया, गंगा मैया से अपने सवालों के जवाब पूछ रही है? रोली ने इस प्रश्न पर अचकचाकर महात्मा जी को देखा, पर कुछ बोली नहीं। वो जवाब तुझे यहाँ नहीं मिलेंगे, मेरे साथ आ, तेरे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और जीवन की परेशानियों के हल भी। पता नहीं क्या सब मोहिनी थी महात्मा जी की निगाहों में कि रोली उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गंगा के किनारे लगे हुए पेड़ों के झुरमुट से निकलते हुए लगभग 15 मिनट का रास्ता तय करके वो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां रंग बिरंगे फूलों से लदे कम ऊंचाई के पेड़ों ने एक विशालकाय गुफा सदृश रचना बना रखी थी। अंदर जाकर चारों कोनों पर 4 शिवलिंग के आगे 4 साधु आंखें मूंदे ध्यान में लीन तप कर रहे थे। एक तरफ बड़ा सा बरगद का पेड़ था। महात्मा जी उस पेड़ के नीचे गोलाई में बनी मिट्टी की किनारी पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उसी समय पेड़ की खोज से एक नाग आकर फन तानकर उनके बाजू पर बैठ गया। उस आसन पर बैठ जा बालिका। रोली को सामने पड़े आसन पर बैठने का इशारा करते हुए महात्मा जी बोले। फन फैलाए नाग को देखकर कोई भी डर जाए। रोली भी डरकर भूले से भी वहां न फटकती, बल्कि दूर से ही सांप देखते ही वहां से भाग लेती। पर इस समय तो वो जैसे किसी सम्मोहन के बस में थी। महात्मा जी के कहे अनुसार सामने बिछे आसन पर जाकर बैठ गई। इधर रिसॉर्ट में रोली के जाने के लगभग 10 मिनट बाद रितिका की आंख खुली
तो रोली उसे बेड पर नहीं दिखाई दी। बगल में सुहानी गहरी नींद में सो रही थी। रितिका ने देखा बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक था। कमरे का दरवाजा हल्के से भिड़ा हुआ था। उसने उठकर दरवाजा खोलकर बाहर की ओर देखा। अक्षत की सुबह जल्दी उठकर वॉक और एक्सरसाइज की आदत थी, तो आदत के अनुसार वह उठकर गंगा किनारे वॉक के लिए बाहर निकल ही रहा था कि तभी रितिका ने दरवाजा खोल दिया। आवाज से अक्षत ने उधर देखा तो रितिका को देखकर मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग रितु। गुड मॉर्निंग जीजू। कुछ सोचते हुए वो अक्षत से पूछ बैठी, रोली कहाँ है जीजू? अंदर कमरे में नहीं है? अक्षत ने भौं उठाते हुए उसी से सवाल किया। नहीं, कमरे में तो नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ, शायद किचन में हो। कहते हुए वो रिसॉर्ट के किचन की तरफ गया, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। रिसॉर्ट का मेन डोर खोलकर बाहर लॉन में झाँका, लेकिन रोली वहाँ भी कहीं नहीं दिखाई दी। अक्षत ने पूरे रिसॉर्ट में देख लिया, पर रोली कहीं नहीं मिली। अब अक्षत को चिंता होने लगी। रितिका ने रोली के मोबाइल पर कॉल किया। रोली मोबाइल कमरे में ही छोड़ गई थी, या कह लीजिए भूल गई थी, तो रिंग की आवाज़ तो कमरे से आई। रिंग की आवाज़ सुनकर अक्षत और रितिका परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बिना बताए और बिना फ़ोन के ऐसे कैसे कहाँ जा सकती है ये लड़की? अक्षत भुनभुनाया। अब तक विकास और शेखर भी उठकर आ गए थे। विकास ने बाहर रिसेप्शन पर आकर रिसॉर्ट के केयर टेकर से पूछा, अंदर से कोई मैडम बाहर गई हैं क्या? सर, मैं 15 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए रिसेप्शन से हटा हूँ। हो सकता है उस बीच में मैडम बाहर निकली हो। चलिए वॉचमैन से पूछते हैं। चारों गेट पर पहुंचे तो देखा वॉचमैन उधर नहीं था। क्या टेकर ने वॉचमैन को फ़ोन लगाया। वह वहीं रिसॉर्ट में बने टॉयलेट में था। तुरंत ही भागकर गेट पर आ गया। अक्षत का टेंशन से दिमाग खराब होने लगा था। वॉचमैन के आते ही उसने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया और चिल्ला पड़ा, तुम्हें यहाँ किस लिए रखा है? डैम इट, अपनी ड्यूटी छोड़कर गायब कैसे हो सकते हो? वॉचमैन डर गया। साहब, वो मैं टॉयलेट गया था। शेखर ने अक्षत से उसका गिरेबान छुड़ाते हुए पूछा, उससे पहले किसी मैडम को यहाँ से निकलते देखा? हाँ साहब, एक मैडम उधर घाट की तरफ गई थी, गुलाबी रंग के कपड़े। वॉचमैन की बात पूरी होने से पहले ही अक्षत घाट की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे विकास और शेखर भी भागे। रोली वहाँ होती तो दिखाई देती। तीनों ने घाट पर दोनों साइड आगे की तरफ और आसपास में भी जाकर देख लिया। तभी शेखर की नज़र सीढ़ियों के पास उतरी, रोली की सैंडल पर पड़ी। अक्षत, ये देख, शायद भाभी के सैंडल हैं। हाँ, अक्षत ने उधर आते हुए हामी भरी। शेखर आशंकित सी नजरों से गंगा की लहरों की तरफ देखते हुए कहा, सैंडल इधर है तो भाभी? अक्षत शेखर की आशंका भांपकर हल्का घबराया, पर तुरंत ही नॉर्मल होकर बोला, नो नो नेवर। वो डरती है वाटर बॉडी से, वो पानी की तरफ नहीं जाएगी। विकास उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चल आगे एक मंदिर है, सुबह सुबह लोग वहाँ आते हैं, हो सकता है भाभी उधर निकल गई हो। तीनों मंदिर की तरफ निकल गए। उधर जाकर देखा तो वहाँ भी निराश हो गए। तभी मंदिर के पंडित जी आते दिखाई दिए। अक्षत ने मोबाइल में रोली की फोटो दिखाते हुए पूछा, आपने कुछ देर पहले इसे इधर देखा है क्या? हाँ हाँ बेटा, ये लड़की एक साधु के पीछे पीछे इधर से ही गंगा किनारे की तरफ से आगे की तरफ गई है। पंडित जी ने उम्मीद की किरण दिखा दी थी। तीनों दोस्त रोली को ढूंढते हुए उस रास्ते पर चल पड़े। रोली साधु के पीछे पीछे गई है। पंडित जी की यह बात रह रहकर आगे बढ़ते हुए अक्षत के दिमाग में गूंज रही थी। कुछ दूर जाने पर भी रोली और कोई साधु तो क्या, वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। निर्जन स्थान था वो। अक्षत के दिमाग में किसी अनहोनी की आशंका जन्म लेने लगी थी, जो स्वाभाविक भी थी, क्योंकि कुछ पाखंडी साधुओं के कुकृत्यों ने बहुत से लोगों के दिमाग में साधुओं की इमेज बुरी तरह खराब कर दी है। ये बात दिमाग में आते ही वो बेचैन हो उठा और अपने हाथ का पंच बनाकर एक पेड़ पर दे मारा। पेड़ का तना खुरदरा था। ताकत से पंच मारने के कारण अक्षत की उंगलियों पर खून झलक आया। वो एक और पंच मारता उससे पहले ही शेखर ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गया है क्या? खुद को जख्मी करने से क्या मिलेगा तुझे? अक्षत अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए तड़प कर चिल्लाया, मेरी जिंदगी मेरी आंखों से ओझल है, तो पागल नहीं होऊंगा क्या? अगर उस साधु ने मेरी रोली को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया ना, तो कसम खाकर कहता हूँ कि एक एक पाखंडी साधु की जिंदगी नरक बना दूंगा मैं। फालतू निगेटिव मत सोच, भाभी ठीक होंगी। देख, उस तरफ चलकर देखते हैं, शायद वहाँ हो वो। विकास ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी नज़र उस स्थान पर पड़ गई थी जहाँ महात्मा जी रोली को ले गए थे।
तीनों ने उस स्थान की तरफ कदम बढ़ा दिए। रोली महात्मा जी की आज्ञा पालन करते हुए उनके सामने पड़े आसन पर बैठ गई। महात्मा जी ने कुछ देर उसके माथे पर अपनी दृष्टि केंद्रित की, फिर आंखें बंद कर अपने हाथ में पकड़ी चंदन की माला के मोतियों को फेरते हुए कुछ बुदबुदाने लगे। कुछ मिनटों में उन्होंने अपनी आंखें खोलकर रोली से पूछा, महादेव की भक्त है? रोली ने हाँ में गर्दन हिला दी। अपने महादेव पर पूरा भरोसा है? हाँ, महात्मा जी ने अगला प्रश्न किया। क्या मनुष्य किसी की मृत्यु के समय को उस विधाता की इच्छा के बिना निर्धारित कर सकता है? नहीं, महात्मा जी प्रश्न पूछते जा रहे थे और रोली हाँ या ना में संक्षिप्त उत्तर देती जा रही थी। यदि विधाता ने नहीं रचा तो क्या किसी का जन्म मनुष्य के स्वयं के हाथों में है? नहीं, विवाह का संयोग भी उसी विधाता ने लिखा है। हाँ, फिर तू संशय में क्यों है बालिका? तेरा और उसका विवाह हुआ है, अर्थात विधाता ने तेरे और उसके मिलन का संजोग रचा है। 7 जन्मों का बंधन है तेरा और उसका। यह सुनकर रोली महात्मा जी का चेहरा देखने लगी। महात्मा जी ने जो कुछ भी जीवन मृत्यु से संबंधित प्रश्न रोली से किए थे, वो सनातन धर्म के अनुसार जीवन के शाश्वत सत्य हैं और इन सत्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। महात्मा जी की बातें सुनकर रोली के संशय मिटने लगे थे। महात्मा जी आगे बोले, एक बात बता, क्या तू उससे दूर होकर जीवित रह सकेगी? इस बात पर रोली की आंखें भर आईं और नामे गर्दन हिलाते हुए उसने सिर झुका लिया। जानती है, महादेवी सती ने तो कारणवश हवन कुंड में कूदकर अपनी देह का त्याग किया था और शिव ने उनके वियोग में तांडव कर डाला था। वो भी तुझे उतना प्रेम करता है जितना शिव गौरी से। तू तो मिथ्या भ्रम में आकर उससे दूर हो रही है और अकारण ही उसके वियोग में देह त्यागेगी। वो तांडव तो नहीं करेगा, पर तेरे विछोह की अगन में जल उठेगा। उसके जलन की तपन से तुम दोनों का परिवार और आसपास के सभी लोग कष्ट में आ जाएंगे। उसके जीवन के लिए तेरा उससे दूर होना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि तेरे बिना जीवित होकर भी वो जीवित नहीं होगा। महात्मा जी के इन शब्दों ने रोली को विचलित कर दिया। उसकी आंखों में भरे हुए आंसू बह निकले। महात्मा जी ने एक काउंसलर की तरह से आस्था को साथ में लिए हुए ही रोली की काउंसलिंग कर दी थी। रोली को अपनी गलती समझ आ गई थी। जितनी निगेटिव बातों ने उसको घेर रखा था, सब आंसुओं के साथ बह गई। वह आंसू पहुंच ही रही थी, अक्षत, विकास और शेखर उस स्थान के प्रवेश क्षेत्र में आ पहुंचे। तीनों वहां का नजारा देख आश्चर्य में थे। रोली को वहां बैठे देख अक्षत की भारी हो रही धड़कनों को सुकून आ गया, लेकिन तभी महात्मा जी को देखकर उसकी आंखें गुस्से से धधकने लगीं। वो इन साधु महात्माओं पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता था। उसे लग रहा था कि यह महात्मा रोली को बहकाकर अपने साथ ले आया है। क्या करेगा अब अक्षत? क्या महात्मा जी उसका गुस्सा शांत कर पाएंगे? जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।